गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से आ जाओ सभी लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। और एक बार साउंड वगैरह सब कुछ चेक कर लो कि सब कुछ परफेक्ट है या नहीं। चलिए मेरी तरफ से सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तो बच्चे आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आपका, ये आपका होगा वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। और कल पूरी कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। चलिए, तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ये आपका होगा वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। और कल हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो सिलेबस है ये कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट के अलावा आपका भी वाटर कूलर बचा हुआ है, तो कल वाटर कूलर का हम डिस्कशन करेंगे। आज जो होगा ये होगा वाटर ट्रीटमेंट यानी कि जल उपचार, ठीक है। तो कल मैं आपको जो टॉपिक कराऊंगा ये आपका होगा वाटर कूलर, और कल आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर कूलर हम कल डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रिकॉर्डेड क्लास जो मुझे आपकी डलवानी है अभी, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस जो आपकी होने वाली हैं, तो मैं इसका आप में इसके लिए आपको सबसे पहले जो डलवाने वाला हूं टॉपिक, ये आपका होगा मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स। मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स। एक रिकॉर्डेड क्लास आपको ये मिलेगी, ठीक है। मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स में आपके जितने भी टूल्स हैं, ठीक है। अगर मेजरिंग टूल्स की आप बात करोगे तो जैसा आपका इसमें कवर हो जाएगा, स्टील रूल आपका इसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। स्टील रूल आपका है, माइक्रोमीटर है, वर्नियर कैलिपर है, वीसी है, ठीक है। और अलग अलग गेजेस इसमें है कुछ, तो ये सारे पॉइंट इसी टॉपिक में कवर हो जाएंगे, ठीक है, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स में। इसके अलावा आपका जो रिकॉर्डेड फॉर्म में डलने वाला है, ठीक है, ये मैं आपका टैप्स एंड डाइज, टैप्स एंड डाइज, ये टॉपिक एक आपका डलवा दूंगा रिकॉर्डेड फॉर्म में। इसके अलावा आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं जो डलवाने वाला हूं, ठीक है, ये आपका होगा टैप्स एंड डाइज हो गया, ठीक है। ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में एक मिल जाएगा। और इसके अलावा रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं आपका डलवाने वाला हूँ रीमर, रीमर आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। और इसके अलावा रिकॉर्डेड फॉर्म में जो आपको मिलेगा, ठीक है, ये होगा फोर्जिंग। और इसी फोर्जिंग के अंदर ही आपका, ठीक है, हैमर देखने को मिल जाएगा। फोर्जिंग में ही आपको हैमर देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे टॉपिक हैं जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। वाटर ट्रीटमेंट आज हम कवर कर लेंगे और वाटर कूलर कल कवर लेंगे, ठीक है। ये आपका कल पूरा कवर कर लिया जाएगा और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है किसी कॉन्सेप्ट को लेकर तो वो मुझे बिल्कुल बता सकता है, क्योंकि कल आपकी लास्ट क्लास होने वाली है, ठीक है। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बचे, आप देख भी सकते हो कि इनके अंदर ऐसा कुछ खास है नहीं, लेकिन एक बार फिर भी मैं आपको ऊपर ऊपर से ये सारे टॉपिक्स कवर करा देता हूँ, जिससे आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी रहे। और ये टॉपिक अगर आपको कहीं दिखते हैं तो आप अपने से भी इन्हें पढ़ सकें। बाकी जो मेन कॉन्सेप्ट आपके स्टार्टिंग वाले हैं वो सारे हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलने वाले हैं, और कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से ही ये टॉपिक आपको मिल जाएं। वाटर ट्रीटमेंट आज आपका कंप्लीट हो जाएगा, वाटर कूलर कल करा दूंगा, और फ्राइडे आपका सिलेबस, ठीक है, आरएसी का सिलेबस फ्राइडे को कंप्लीट हो जाएगा। चले तो फिर स्टार्ट करते हैं वाटर ट्रीटमेंट में। तो बच्चे, वाटर ट्रीटमेंट की हम बात करने वाले हैं, तो सबसे पहला इस टॉपिक के अंदर हम क्या देखेंगे बच्चे, जैसा कि हमने देखा कि आपका वाटर कूल्ड कंडेंसर जो होता है इसमें कूलिंग टावर होता है, ठीक है, या वाटर कूल्ड कंडेंसर में पानी का इस्तेमाल किया जाता है।
अब प्रॉब्लम क्या आती है, अगर पानी के अंदर बहुत सारी अशुद्धियां, पानी के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिली हुई हैं, तो जो एफिशिएंसी सिस्टम की हो सकती थी, जो कूलिंग एफिशिएंसी सिस्टम की हो सकती है, वो नहीं हो पाती है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कि आप अपने घर में, ठीक है, या तो गीजर आपके घर में होगा, या जनरली आपने जो पानी को गर्म करने वाली रोड देखी होगी, इस तरह से एक पानी को गर्म करने वाली रोड आती है, जिससे आप क्या करते हो, पानी को गर्म करते हो। इससे क्या करते हैं, पानी को गर्म किया जाता है सर्दियों के टाइम में, पानी को गर्म करने के लिए। तो आपने देखा होगा कि जब काफी दिनों तक आप इससे पानी गर्म करते रहते हो, तो होता क्या है, इसकी सरफेस पर, इसकी जहां से पानी के कांटेक्ट में आती हैं, इसके ऊपर सफेद सफेद सा कोई कंपाउंड इकट्ठा हो जाता है। ये बहुत प्रैक्टिकल सा एग्जांपल है। आपने देखा होगा कि जब आप पानी गर्म करते हो इलेक्ट्रिक रोड से, तो एक लंबे समय बाद इसके ऊपर सफेद रंग का कुछ केमिकल इकट्ठा हो जाता है। और पहले अगर ये पानी 2 या 3 मिनट में गर्म करती थी या 5 मिनट में गर्म करती थी, अब यह टाइम बढ़कर 10 मिनट हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये ज्यादा बिजली ले रही है और रिजल्ट हमें कैसे मिल रहा है, सेम मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह से आपका जो सिस्टम होगा, इस सिस्टम में अगर केमिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं पानी के अंदर, अगर ज्यादा केमिकल्स मिले हुए हैं, केमिकल्स में अगर हम बात करें तो जनरली कार्बोनेट्स की हम बात करते हैं, सल्फेट्स की हम बात करते हैं, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स की हम बात करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। तो अगर पानी के अंदर बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स बहुत ज्यादा मात्रा में मिले हुए होते हैं, तो ये एक रेजिस्टेंस पैदा कर देते हैं, एक प्रतिरोध पैदा कर देते हैं। प्रतिरोध होता क्या है, ठीक है, हम अपने सिस्टम में हीट ट्रांसफर की बात करते हैं, ठीक है, हम अपने सिस्टम में ऊष्मा के स्थानांतरण की बात करते हैं, ठीक है, हीट ट्रांसफर की बात करते हैं। अगर ये केमिकल सरफेस पर इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की तरह काम करते हैं और हीट का ट्रांसफर आसानी से नहीं हो पाता है। ठीक है, इनकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है, ये सरफेस पर इकट्ठा हो जाएंगे और हमारे सिस्टम को प्रभावित करते हैं, उसकी एफिशिएंसी को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हम वाटर ट्रीटमेंट में देखने वाले हैं। ठीक है, कि क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं पानी के अंदर जो केमिकल मिले हुए हैं उनके कारण, इन्हें हमें समझना है। ठीक है, और दूसरा, किस तरह से एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे हैं, आपको उनके लिए तैयार रहना है। आइए तो फिर स्टार्ट करते हैं वाटर ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जानेंगे कि आपका एक टर्म यूज होता है जिसे हम कहते हैं हार्ड वाटर, ठीक है, कठोर जल। ठीक है, एक आपका होता है सॉफ्ट वाटर जिसे आप कहते हो चलिए तो यहां पर बेसिकली सबसे पहले हम समझेंगे हार्ड वाटर यानी कि कठोर जल क्या होता है। और दूसरा इसमें होता है सॉफ्ट वाटर यानी कि शीतल जल आप कह सकते हो, मृदु जल भी आप इसे कह सकते हो। तो बच्चे, जिस पानी के अंदर इम्प्योरिटीज या मिनरल्स बहुत ज्यादा मात्रा में मिले हुए होते हैं, ठीक है, ये इम्प्योरिटीज आपकी कार्बोनेट, सल्फेट्स और बाइकार्बोनेट हो सकती हैं। अगर ये बहुत ज्यादा मात्रा में पानी के अंदर मिली हुई होती हैं, तो इसे कहा जाता है हार्ड वाटर यानी कि कठोर जल। ठीक है, अगर ये कम मात्रा में मिली हुई है तो इसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट वाटर यानी कि शीतल जल। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हार्ड वाटर क्या होगा, जिसके अंदर इम्प्योरिटीज इन फॉर्म्स ऑफ कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड सल्फेट्स मिली हुई हैं, तो ये आपका हो जाता है हार्ड वाटर यानी कि कठोर जल। और ये अगर कम मात्रा में मिली हुई है तो ये आपका हो जाता है सॉफ्ट वाटर यानी कि शीतल जल। ठीक है, तो सेम चीज यहां पर भी लिखी हुई है, देखिएगा। हार्ड वाटर इज वाटर दैट हैज हाई मिनरल्स कंटेंट। ठीक है, कठोर जल वह जल है जिसमें उच्च खनिज सामग्री होती है। ठीक है, और इसके ठीक विपरीत, यानी कि अगर कम मात्रा में अगर मिनरल्स मिले हुए हैं, कम मात्रा में अगर मिनरल्स हैं, कम मात्रा में मिनरल्स अगर मिले हुए हैं, तो ये आपका हो जाता है सॉफ्ट वाटर। ज्यादा मात्रा में अगर मिनरल्स मिले हुए हैं तो ये आपका हार्ड वाटर, और अगर कम मात्रा में मिनरल्स मिले हुए हैं तो ये आपका हो जाता है सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर इज फॉर्म्ड व्हेन वाटर percolates through deposits of limestone, chalk, gypsum, which are largely made of calcium and magnesium carbonate
बाइकार्बोनेट एंड सल्फेट्स। कठोर जल तब बनता है जब पानी चूना पत्थर, चौक या जिप्सम के जमाव से रिश्ता है, जो मुख्य रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और सल्फेट से बना होता है। ठीक है, अगर पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और सल्फेट अगर ज्यादा मात्रा में होते हैं तो जल आपका कठोर जल होता है, और अगर ये कम मात्रा में होते हैं तो पानी आपका सॉफ्ट वाटर यानी कि शीतल जल होता है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो एक बार इसे जल्दी से, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए, तो ये कार्बोनेट्स क्या करते हैं, अगर कैल्शियम कार्बोनेट की हम बात करेंगे तो ये सतह पर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, और हीट ट्रांसफर को कम कर देते हैं या उसे रोक देते हैं। ये कार्बोनेट क्या करेंगे, ये धीरे धीरे ठीक है पानी की सतह पर जमा हो जाते हैं, हीट ट्रांसफर को रोकते हैं। और यहाँ हमारा जो पूरा सिस्टम है ये हीट ट्रांसफर को लेकर ही है। अगर हीट ट्रांसफर कम हो जाएगा तो पूरे के पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी कम हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट्स इन पाइप्स और हीट एक्सचेंज सरफेसेस कैन इंपीड बोथ वाटर फ्लो एंड हीट एक्सचेंज। ठीक है, अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट देखिएगा, अगर आपके घर में ठीक है पानी की टैप लगी हुई है, टंकी लगी हुई है, ठीक है, जो टोटी जिसे बोल देते हैं, उसके अंदर धीरे धीरे पाइप में कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट कहीं भी इकट्ठा हो सकता है। पाइप के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा होगा तो आप देखोगे कि पानी का जो नल होगा इससे पानी कम मात्रा में आना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जब हम कूलिंग टावर की बात करते हैं तो इसके अंदर एक पाइप लगा होगा और इस पाइप के थ्रू पानी का सर्कुलेशन होता है। इस पाइप में कैल्शियम कार्बोनेट अगर इकट्ठा होगा तो क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी पानी कम मात्रा में बहना शुरू कर देगा। ठीक है, या पानी के बहाव को भी ये रोक देगा। ठीक है, क्योंकि पाइप में ये आपका कोई पाइप है, सिंपल ये कोई पाइप है और इस पाइप के अंदर धीरे धीरे कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा होता जा रहा है। ठीक है, ये कोई पाइप है और इस पाइप में इसकी सतह पर क्या हुआ, ये पूरा कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा हो गया। इसमें ये पूरा कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया है, इकट्ठा हो गया है। ठीक है, तो पानी के बहने के लिए कम जगह है, कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा हो गया है तो पानी के बहने के लिए कम जगह है। ठीक है, तो पानी के बहाव को रोकता है, साथ ही साथ हीट ट्रांसफर यहां से होना है वो भी नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट्स इन पाइप्स और हीट एक्सचेंज सरफेसेस कैन इंपीड बोथ वाटर फ्लो एंड हीट एक्सचेंज। पाइप या हीट एक्सचेंज सतहों में कैल्शियम कार्बोनेट जमा होने से जल प्रवाह और हीट एक्सचेंज दोनों में बाधा उत्पन्न होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि क्वेश्चन यहां से एग्जामिनर बना लेता है। ठीक है, कि कैल्शियम कार्बोनेट अगर सतहों पर इकट्ठा होगा इससे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो इससे हीट ट्रांसफर को लेकर और पानी के बहाव को लेकर, दोनों ही चीजों को लेकर यहाँ पर समस्या बिल्कुल देखने को मिल सकती है। अगले देखिएगा, डिक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ ए पाइप बाय हैविंग ए कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट्स स्लो डाउन द वाटर अलाउिंग मोर कैल्शियम कार्बोनेट टू डिपॉजिट अलोंग द सरफेस। अगर एक बार कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा हो गया तो ये पानी के बहाव को रोकता है। ठीक है, दूसरा, अगर एक बार इकट्ठा हो गया है तो ये और ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट को अपने से चिपका लेगा। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा लगातार बढ़ती जाएगी और एक टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपका पूरा सिस्टम चोक कर जाए, यानी कि पानी का बहाव बिल्कुल यहां से रुक सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है, डिक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ ए पाइप बाय हैविंग ए कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट्स स्लोज डाउन द वाटर। ठीक है, पानी के बहाव को कम कर देता है। अलाउिंग मोर कैल्शियम कार्बोनेट टू डिपॉजिट अलोंग द सरफेस। ठीक है, और ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट को इकट्ठा करने के लिए क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। कैल्शियम कार्बोनेट जमा होने से पाइप का व्यास कम हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर पाइप की डायमीटर कम हो गई है। ठीक है, और व्यास कम होने से पानी धीमा हो जाता है, जिससे सतह पर अधिक कैल्शियम कार्बोनेट जमा हो जाता है। ठीक है, और इससे और ज्यादा मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा होता जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से दोनों पॉइंट देखो, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
चलिए अगला पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट्स अलोंग ट्यूबिंग सरफेस इन हीट एक्सचेंजर्स और चिलर्स इंसुलेट द वाटर फ्रॉम द पाइप एंड डिमिनिश हीट ट्रांसफर फ्रॉम द वाटर टू द पाइप। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, कैल्शियम कार्बोनेट जब सतह पर इकट्ठा होगा, जैसे कि आप इस फिगर में देखते हो, ये कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा हो गया है, तो ये क्या करेगा, हीट ट्रांसफर को कम कर देता है। हीट ट्रांसफर को हीट ट्रांसफर को कम कर देता है, कम कर देता है। यह एक हीट इंसुलेटर यानी कि उष्मा के कुचालक की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जब सतह पर इकट्ठा होता रहेगा, यह एक हीट इंसुलेटर यानी कि उष्मा के कुचालक की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट्स अलोंग ट्यूबिंग सरफेस इन हीट एक्सचेंजर्स और चिलर्स इंसुलेट द वाटर, ठीक है, फ्रॉम द पाइप एंड डिमिनिश हीट ट्रांसफर फ्रॉम द वाटर टू द पाइप। हीट एक्सचेंजर या चिलर में ट्यूबिंग सतहों के साथ कैल्शियम कार्बोनेट जमा होने से पाइप से पानी को इंसुलेशन मिलता है और पानी से पाइप तक गर्मी का हस्तांतरण कम हो जाता है। ठीक है, पाइप के और पानी के बीच में क्या आ गया है, पाइप और पानी के बीच में कैल्शियम कार्बोनेट आ गया है। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेगा, इंसुलेटर का काम करेगा और हीट ट्रांसफर यहां पर कम हो जाता है। ठीक है, अगर पहले की आप बात करोगे, पहले पाइप के सीधे कॉन्टेक्ट में पानी था, ठीक है, तो हीट ट्रांसफर आसानी से हो रहा था। अब पाइप और, चलिए मैं एक बार एक अलग से फिगर बनाकर आपको दिखाता हूं इस चीज के लिए। यहां पर क्या हुआ है, देखिए ये पहले हमारा कोई पाइप था, ठीक है, और इस पाइप के अंदर क्या है, इस तरह से ये पानी का बहाव था। तो यहां पर आप देख सकते हो, फर्स्ट केस में क्या था, पाइप और पानी का सीधा संपर्क था, जिससे हीट ट्रांसफर ज्यादा हो रहा था। ठीक है, दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में क्या हुआ, पाइप के अंदर वाली सतह पर धीरे 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 क्या हुआ, यहां पर ये पूरा कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा हो गया। ठीक है, यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट आ गया। अब जब देखोगे, ये इस तरह से पानी बह रहा है, तो यहां पर दो बातें हुई हैं क्या, सबसे पहला, पाइप का डायामीटर यानी कि व्यास कम हो गया है।
ठीक है। और दूसरा पाइप पाइप और पानी के बीच कैल्शियम कार्बोनेट आ गया। इससे हीट ट्रांसफर क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, तो दो बातें यही हुई है और सेम कहानी इस पॉइंट में लिखी हुई है। हीट एक्सचेंजर या चिलर में ट्यूबिंग सतहों के साथ कैल्शियम कार्बोनेट जमा होने से पाइप से पानी को इंसुलेशन मिलता है और पानी से पाइप तक गर्मी हस्तांतरण कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इफ हीट इज नॉट इफेक्टिवली ट्रांसफर्ड अक्रॉस द मेटल इट डज नॉट रीच द रेफ्रिजरेंट और अदर हीट सिंक ऑन अदर साइड ऑफ द मेटल पाइप। ठीक है, और अगर हीट का ट्रांसफर अच्छे से नहीं हो पाता है तो आपका जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं। तो जल्दी से देखो एक बार ये सारे पॉइंट, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए, अगला देखिएगा, नीड फॉर वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, जल उपचार की क्यों जरूरत पड़ती है। द पर्पज ऑफ ए वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम इज टू प्रोवाइड हीट एक्सचेंज सरफेस दैट आर सफिशिएंटली इंटैक्ट एंड फ्री ऑफ डिपॉजिट सो दैट डिजाइन स्पेसिफिकेशन आर मेड। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट वाटर ट्रीटमेंट का जो टॉपिक है ये पूरा हमें इसे इसलिए पढ़ने की जरूरत पड़ती है ताकि हम ये जान सकें कि अगर ऐसे केमिकल सरफेस पर इकट्ठा होते जाएंगे, ठीक है, तो उनसे क्या प्रभाव पड़ सकता है और जितनी एफिशिएंसी से हम हीट का ट्रांसफर करना चाहते हैं हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों को समझने के लिए हमें वाटर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जल उपचार प्रणाली का उद्देश्य गर्मी विनिमय सतहों को प्रदान करना है जो पर्याप्त रूप से बरकरार और जमा से मुक्त हैं ताकि डिजाइन विनिर्देशों को पूरा किया जा सके। ठीक है, डिजाइन के अकॉर्डिंग जितना हमें हीट का ट्रांसफर कराना है उतना हम करा पाए। ये सभी केमिकल अगर इकट्ठा होंगे हम उतना हीट ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसीलिए वाटर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। कूलिंग सिस्टम दैट आर कोरोडेड विद लॉस ऑफ पाइपिंग ट्यूब बंडल्स और पंप्स डू नॉट मीट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, अगर पाइप में जंग लग जाता है, ठीक है, पानी के अंदर केमिकल ऐसे हैं जिनके कारण जंग लग रहा है, ठीक है, तो उसे हमें समझना होगा क्योंकि अगर जंग लगेगा तो जो कंडीशन हमें फुलफिल करनी है वो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्केल फॉर्मेशन कैसी है या नहीं है, या स्केल फॉर्मेशन होने के कारण जो कंडीशन जितना हीट ट्रांसफर हमें कराना है हम करा पा रहे हैं या नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, तो शीतलन प्रणालियां जो पाइपिंग ट्यूब बंडलों या पंपों के नष्ट होने से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं विनिर्देशों को पूरा नहीं कर सकती हैं। स्केल वाले कूलिंग सिस्टम विनिर्देशों को पूरा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर जंग लग गया है, केमिकल इकट्ठे हो गए हैं, स्केल फॉर्मेशन हो गई है, तो जितनी रेटिंग से हमें हीट का ट्रांसफर कराना है हम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट इज ए फ्रीक्वेंट एग्जाम्पल अदर स्केल सच एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम फॉस्फेट और स्केल कंटेनिंग सिलिका कैन अकर। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इकट्ठा होने वाले जो केमिकल्स होते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। ठीक है, इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट, सिलिका युक्त स्केल हो सकते हैं। ठीक है, मिट्टी वगैरह भी तो होती है, अगर पानी का कांटेक्ट हवा के साथ है, ठीक है, या धूल के कण उसमें आते हैं तो ये धूल भी इकट्ठी होगी, ये मिट्टी भी इकट्ठी होती रहती है। ठीक है, तो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि कैल्शियम कार्बोनेट की हम बात करते हैं, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो सरफेस पर जाकर इकट्ठी हो सकती हैं। हवा द्वारा सिस्टम में उड़ाए गए रेत, गाद या कार्बनिक यौगिक पदार्थों के जमाव वाले शीतलन सिस्टम विनिर्देशों को पूरा नहीं करते हैं। यदि ये सामग्रियां पाइपिंग, स्ट्रेनर, कूलिंग टावर, वितरण छेद या टावर भराव या पंप को अवरुद्ध कर देती हैं। ठीक है, कूलिंग सिस्टम कंटेनिंग डिपॉजिट्स ऑफ सैंड, सिल्ट, organic material blown into the system by the wind do not meet specification if these material clog piping, strainer, cooling tower, distribution hole or
टावर फिल्स और पंप्स। ठीक है, अगर ये सारी चीजें हमारे सिस्टम में आ जाती हैं तो हमारी सिस्टम की जो स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, जो हमने विनिर्दिष्ट किया है, मान लिया आप कहते हो कि आप एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो और इसकी कूलिंग कैपेसिटी है 5 टन। ठीक है, अगर आप कहते हो कि ये सिंपल सा एग्जांपल लो, आप आपके घर में जो विंडो एयर कंडीशनर लगा होगा, ठीक है, तो टाइम टू टाइम इनकी सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, टाइम टू टाइम क्या होता है, इनकी सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है। तो सर्विस वो कुछ नहीं करता है, वो सिंपल आएगा, इवापोरेटर की तरफ जो फिल्टर होता है उसे निकालेगा और इस तरह से देखेगा और देखेगा कि उस पर बहुत ज्यादा धूल इकट्ठी हो गई है, जो जाली थी वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है, उसमें इतने ज्यादा धूल के पार्टिकल आ चुके हैं। ठीक है, क्या करेगा, उसे वो साफ कर देगा। इसी तरह पीछे देखेगा, कंडेंसर की तरफ जो फिन्स लगी होती है इन्हें साफ कर देगा। ठीक है, वहां से धूल हटा देगा और आपका सिस्टम फिर से इफेक्टिवली वर्क करने लगेगा। अगर सिस्टम में और कोई फॉल्ट नहीं है, कंप्रेसर ठीक चल रहा है, ठीक है, कूलेंट उसमें जो रेफ्रिजरेंट है वो पूरा है, ठीक है, कम मात्रा में नहीं है, लेकिन अगर धूल आ गई है सिस्टम में तो ये क्या कर सकती है, आपके सिस्टम को जो उसकी कैपेसिटी है, मान लिया 1.5 टन का एसी है तो वो 1 टन की कूलिंग ही कर पा रहा होगा या आधा टन की कूलिंग ही कर पा रहा होगा। इसी तरह से अगर कैल्शियम कार्बोनेट है सिस्टम में, धूल आ गई है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारे केमिकल अगर इकट्ठे हो गए हैं तो ये आपके सिस्टम की कूलिंग को बिल्कुल प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, अब दो तरह के कूलिंग वाटर हम पढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, दो तरह की कूलिंग वाटर प्रॉब्लम हो सकती हैं। एक आपकी होती है ओपन सर्कुलेटिंग कूलिंग वाटर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो द वाटर इन ओपन कूलिंग सिस्टम इज सब्जेक्ट टू प्रॉब्लम ऑफ स्केल। ठीक है, यहाँ पर स्केल की फॉर्मेशन हो सकती है, कोरोजन, जंग लग सकता है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में रहेगी। दो तरह के सिस्टम हम पढ़ेंगे, एक आपका होगा ओपन सिस्टम, एक आपका होगा क्लोज सिस्टम। ठीक है, तो ओपन सिस्टम में पानी हवा के संपर्क में ज्यादा आएगा, हवा के संपर्क में पानी ज्यादा आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर कोरोजन भी ज्यादा होगा। क्लोज सिस्टम में कम हवा होगी, तो अगर दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर कोरोजन भी कम होगा। तो द वाटर इन ओपन कूलिंग सिस्टम इज सब्जेक्ट टू प्रॉब्लम ऑफ स्केल, कोरोजन, स्लाइम एंड एल्गी। ठीक है, ओपन रिसर्कुलेटिंग ठंडे पानी की समस्याएं, खुली शीतलन प्रणालियों में पानी स्केल, जंग, कीचड़ और शैवाल की समस्याओं के अधीन है। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती हैं। कोरोजन यानी कि जंग लग सकता है, फॉलिंग, ठीक है, स्केल फॉर्मेशन, बायो कंटेमिनेशन, ठीक है, एल्गी वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, फॉलिंग में क्या होता है, बेसिकली ये भी अशुद्धियां होती हैं, इंप्योरिटीज होती हैं जो सरफेस पर इकट्ठी हो जाती हैं और हीट ट्रांसफर को कम कर देती हैं। ठीक है, ये क्या होता है आपका फॉलिंग। चलिए सबसे पहले अगर इसमें स्केल की बात करें तो एज वाटर इवेपोरेट्स इन ए कूलिंग टावर और एन इवेपोरेटिव कंडेंसर, प्योर वाटर इज लॉस्ट एंड डिजोल्व सॉलिड कंसंट्रेट इन द रिमेनिंग वाटर। ठीक है, तो कूलिंग टावर में जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि कूलिंग टावर में पानी नीचे गिरता है तो कुछ मात्रा में पानी इवेपोरेट यानी कि वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, तो पानी जो वाष्प में बदल कर जाता है, जो वेपर की फॉर्म में बदल कर जाता है, वो प्योर फॉर्म में होता है, यानी कि उसमें इंप्योरिटीज नहीं होती हैं। तो इंप्योरिटीज क्या हो गई, नीचे की तरफ आ गई। भाई पानी ऊपर से गिरा, कुछ पानी वेपर में बदल गया, तो वेपर में जो बदला उसमें तो अशुद्धियां नहीं जाती हैं, लेकिन पानी जो नीचे की तरफ गिर रहा होता है इसमें तो इंप्योरिटीज आएंगी ना। ठीक है, तो एज वाटर इवेपोरेट्स इन ए कूलिंग टावर और एन इवेपोरेटिव कूलिंग कंडेंसर, प्योर वेपर इज लॉस्ट एंड डिजोल्व सॉलिड कंसंट्रेट इन द रिमेनिंग वाटर। जैसे ही कूलिंग टावर या वाष्पीकरण या कंडेंसर में पानी वाष्पित होता है, शुद्ध वाष्प नष्ट हो जाता है और घुले हुए ठोस शेष पानी में केंद्रित हो जाते हैं। ठीक है, इफ दिस कंसंट्रेशन साइकिल इज अलाउड टू कंटिन्यू, solids will deposit in the form of scale on hotter surfaces such as condenser tubes। ठीक है, यदि इस एकाग्रता चक्र को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो ठोस गर्म सतहों जैसे कंडेंसर ट्यूब पर स्केल के रूप में जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो जो सॉलिड्स बचे हैं, जो इंप्योरिटीज बची हुई हैं, वो कंडेंसर की सतह पर क्या होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं। ठीक है, द डिपॉजिट्स इज यूजुअली कैल्शियम कार्बोनेट, जो डिपॉजिट्स हैं, जो जमा है, जो इकट्ठा होते हैं सरफेस पर,
इनमें सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट, सिलिका एंड आयरन डिपोजिशन में ऑल्सो अकर्स। इसके अलावा कैल्शियम सल्फेट, सिलिका, आयरन, ये सभी चीजें भी सरफेस पर इकट्ठा होती हैं और ये हीट ट्रांसफर को क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं, ठीक है। चलिए, जमाव आमतौर पर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम सल्फेट, सिलिका और आयरन का जमाव भी हो सकता है। जमाव गर्मी हस्तांतरण को रोकता है और ऊर्जा दक्षता को कम करता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती है और इसे हम कहते हैं स्केल, ठीक है। जो सॉलिड्स जमा होते हैं, जो सॉलिड सरफेस पर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं, इन्हें ही क्या कहा जाता है, इन्हें ही कहा जाता है स्केल्स। तो ये प्रॉब्लम आपकी हो गई स्केल को लेकर। चलिए, अब इसमें ऊपर वाली लाइन देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। ये वाली लाइन देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। तो ये पैराग्राफ आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए, हमने क्या कहा कि कुछ पानी तो वेपर में चला गया, ठीक है। इसके अंदर तो इम्प्योरिटीज बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन जो नीचे की तरफ आता है, ठीक है, जो नीचे की तरफ आता है कूलिंग टावर में, इसमें इम्प्योरिटीज, अशुद्धियां बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ब्लो डाउन की बात करते हो, यहाँ पर क्या होता है, नीचे से एयर आती है, ठीक है, ऊपर से पानी गिरता है, कुछ पानी इवेपोरेट होकर वेपर की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, कुछ पानी नीचे की तरफ आता है। तो नीचे की तरफ जो पानी इकट्ठा होता है, इसमें क्या होता है, इसमें अशुद्धियां ज्यादा मात्रा में होती हैं, ठीक है। क्योंकि जो ऊपर वाला पानी था उसमें अशुद्धियां नहीं गई उसके साथ, ऊपर की तरफ जो पानी गया वो वेपर की फॉर्म में जाता है। ऊपर जो पानी गया ये वेपर की फॉर्म में गया, इसमें इंप्योरिटीज नहीं होगी, ठीक है। तो ये इंप्योरिटीज कहाँ जाती हैं, सारी की सारी नीचे वाले पानी में आ जाती हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, डिपोजिशन इज प्रिवेंटेड बाय इनहिबिटर्स दैट इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ द डिसॉल्व्ड मिनरल्स, ठीक है। जमाव को अवरोधकों द्वारा रोका जाता है जो घुले हुए खनिजों की घुलनशीलता को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इनहिबिटर्स क्या करते हैं, पानी के अंदर हम इनहिबिटर्स मिलाते हैं जो कि जो इंप्योरिटीज हैं इनकी सॉल्युबिलिटी को पानी में बढ़ा देते हैं, ठीक है। जो इंप्योरिटीज है, ठीक है, जो आपके जो इंप्योरिटीज हैं इसमें इनहिबिटर्स मिलाते हैं जो ये इंप्योरिटीज की सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देते हैं और बाद में से नीचे की तरफ से बाहर निकाल लिया जाता है, ब्लीड ऑफ करके बाहर निकाल लिया जाता है। तो डिपोजिशन इज प्रिवेंटेड बाय इनहिबिटर्स दैट इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ द डिसॉल्व्ड मिनरल्स, ठीक है। जमाव को अवरोधकों द्वारा रोका जाता है जो घुले हुए खनिजों की घुलनशीलता को बढ़ाते हैं। तो इनहिबिटर्स क्या करते हैं, इनहिबिटर्स इनकी सोलिबिलिटी को यानी कि घुलनशीलता को बढ़ा देते हैं, ठीक है। देयरफॉर दे डू नॉट प्रेसिपिटेट एंड आर रिमूव्ड बाय ब्लो डाउन, ठीक है। ब्लीड ऑफ करके इन्हें नीचे की तरफ से निकाल लिया जाता है। कंटिन्यूअस ब्लो डाउन प्रिवेंट्स एक्सेसिव सॉलिड कंसंट्रेशन फ्रॉम डेवलपिंग इन द टावर, ठीक है। लगातार ब्लो डाउन करने से ज्यादा मात्रा में ये इंप्योरिटीज सतह पर इकट्ठी नहीं होती हैं, ठीक है। तो निरंतर ब्लो डाउन टावर के पानी में अत्यधिक ठोस सांद्रता को विकसित होने से रोक सकता है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस ब्लो डाउन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसे रोक सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस ब्लो डाउन की हेल्प से इनकी ज्यादा मात्रा ना हो, इन्हें रोका जा सकता है। इनहिबिटर्स क्या करते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी को पानी में बढ़ा देते हैं जिससे ज्यादा ही ज्यादा पानी में घुल सकते हैं, ठीक है। और इन्हें ब्लीड ऑफ करके, यहाँ ब्लीड ऑफ वॉल लगा होता है, इसकी हेल्प से इन्हें नीचे से निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो दो बातें यहाँ पर पूछी जाती हैं कि कौन से ब्लो डाउन का हेल्प लिया जाता है, तो कॉन्टिन्यूअस ब्लो डाउन की यहाँ पर हेल्प ली जाती है, ठीक है। दूसरा, इनहिबिटर्स क्या करते हैं, इनहिबिटर्स क्या करते हैं, डिपोजिशन इज प्रिवेंटेड बाय इनहिबिटर्स दैट इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ द डिसॉल्व्ड मिनरल्स, ठीक है। जमाव को अवरोधकों द्वारा रोका जाता है जो घुले हुए खनिजों की घुलनशीलता को बढ़ाते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो ये आपका हो गया कॉन्टिन्यूस फ्लो डाउन, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि फॉलिंग क्या होती है। फॉलिंग, ठीक है। तो फॉलिंग क्या होती है, यह भी हीट ट्रांसफर को कम करती है। Falling of heat transfer surfaces has an insulating effect that reduces the energy efficiency of the process. Failure to control scale formation also reduces the rate of heat transfer. Accordingly, a properly designed treatment, ठीक है। तो ये सारी वही बातें लिखी हुई हैं। मेनली यहाँ पर क्या है, जो फॉलिंग होती है क्या करती है, ठीक है। फॉलिंग क्या करता है, हीट ट्रांसफर को कम करता है। यह भी हीट ट्रांसफर के लिए क्या होता है, एक रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध होता है। इसके कारण होता है जो सतहों पर केमिकल्स इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे जो केमिकल्स इकट्ठा होते हैं, ठीक है, इसी क्या कहते हैं, फॉलिंग कहते हैं। यह भी हीट ट्रांसफर में एक रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, जो हीट ट्रांसफर को कम कर देता है। चलिए, कोरोजन आप सभी समझते हैं, जंग लगना, ठीक है। कोरोजन क्या होता है, संचारण, जिसे हम जंग लगना भी बोलते हैं, ठीक है। तो कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोरोजन जो जंग लगता है यह ओपन सिस्टम में ज्यादा लगता है, क्लोज सिस्टम में ज्यादा लगता है, ठीक है। ओपन सिस्टम से मतलब है जहां पर पानी ट्यूब से बाहर निकलेगा और हवा के संपर्क में सीधा आ सकता है, तो इसे हम बोलेंगे ओपन सिस्टम, ठीक। और पानी अगर पाइप के अंदर ही रहता है तो इसे कहा जाता है क्लोज सिस्टम। वाटर इन एन ओपन द सर्कुलेटिंग कूलिंग सिस्टम इज कोरोसिव बिकॉज इट इज सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर क्लोज वाटर सिस्टम की हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पर पानी हवा के सीधे संपर्क में ज्यादा नहीं आता है, यहां पर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या रहती है, कम रहेगी, ठीक है। और यहां पर जंग लगने की जो समस्या होती है ये भी कैसी रहेगी, कम होती है, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। तो बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक एक करके क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिएगा, इफ कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट्स इन पाइप इट विल, ठीक है। तो पानी के बहाव को रोकेगा, हीट ट्रांसफर को रोकेगा, पाइप की इनसाइड डायमीटर को रिड्यूस करता है यानी कि कम कर देता है, और ऑप्शन डी कहता है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो अगर पाइप में कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा होता है, पाइप में अगर कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, एक पाइप आपने लिया, ठीक है, और इस पाइप में क्या है, अंदर वाली सतह पर ये पूरा इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा हो गया। ये कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा अगर हो रहा है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऑप्शन ए कहता है रेस्ट्रिक्ट वाटर फ्लो, ठीक है। पाइप का व्यास पहले ज्यादा था, अब पाइप का व्यास कम हो गया है, ठीक है। तो ये पानी के बहाव को बिल्कुल रोकेगा, ठीक है, पानी के बहाव को रोकेगा, पानी के बहाव को रोकेगा, और बिल्कुल सही, ये पानी के बहाव को बिल्कुल रोकेगा। दूसरा कहता है रेस्ट्रिक्ट हीट ट्रांसफर, हीट एक्सचेंज, पानी के और पाइप के बीच में क्या आ गया है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, उष्मा के कुचालक की तरह वर्क करता है, तो यह हीट ट्रांसफर को बिल्कुल रोकेगा, ठीक है। तो यह हीट ट्रांसफर को रोकेगा, हीट ट्रांसफर को रोकेगा, और क्यों रोकेगा,
क्योंकि यह हीट इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। यह हीट इंसुलेटर यानी कि ऊष्मा के कुचालक की तरह कार्य करता है। ठीक है। तीसरा कहता है कि रिड्यूसेस इनसाइड डायमीटर ऑफ पाइप, पाइप के आंतरिक व्यास को कम कर देता है। बिल्कुल सही। पाइप के आंतरिक व्यास को कम कर देता है। आप बिल्कुल देख सकते हो कि यह पाइप के आंतरिक व्यास को बिल्कुल कम कर देगा। ठीक है। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही रहने वाला है और अपना आंसर क्या होगा, डी, यानी कि ऑल यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है। तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर रहने वाले हैं, तो अपना आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर अपना आंसर बिल्कुल सही होगा। बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आती है या इसमें कहीं डाउट है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिपोजिशन इन कूलिंग टावर्स एंड इवेपोरेटिव कंडेंसर इज प्रिवेंटेड बाय इनहिबिटर्स। ठीक है। दैट बोलो भाई, क्या आंसर होगा? अरे बोलो मुन्ना। कूलिंग टावर और इवेपोरेटिव कंडेंसरों में जमाव को अवरोधकों द्वारा रोका जाता है। तो ये क्या करते हैं? ठीक है, क्या करते हैं? इंक्रीजेस द सोल्युबिलिटी ऑफ डिजोल्व्ड मिनरल्स। ठीक है, बी पार्ट यहां पर बिल्कुल सही रहने वाला है। घुले हुए खनिजों की घुलनशीलता को बढ़ा देते हैं। घुले हुए खनिजों की घुले हुए खनिजों की घुलनशीलता को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो बी पार्ट यहां पर बिल्कुल सही रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कूलिंग वाटर ट्रीटमेंट फॉर्मुलेशन आर डिजाइन टू मिनिमाइज स्केल फॉर्मेशन,
मिनिमाइज कोरोजन, हेल्प डिपोजिशन कंट्रोल, और ऑप्शन डी कहता है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो कूलिंग जल उपचार की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कूलिंग जल उपचार जो हम कर रहे हैं ये क्यों किया जाता है? ठीक है, मिनिमाइज स्केल फॉर्मेशन, स्केल फॉर्मेशन को कम करने के लिए, ठीक है, कोरोजन यानी कि जंग जो लगता है, ठीक है, इसे कम करने के लिए, डिपोजिशन यानी कि जो केमिकल जमाव होता है इसे कम करने के लिए, ठीक है, तो डी यहाँ पर सही रहने वाला है। इन सभी चीजों को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कूलिंग वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, जंग ना लगे, कोरोजन ना हो ज्यादा, ठीक है, स्केल फॉर्मेशन कम हो, डिपोजिशन जो केमिकल इकट्ठे हो जाते हैं सरफेस पर ये आपके कम रहे, इन्हीं सभी चीजों के लिए वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है। वाटर इन एन ओपन रिसर्कुलेटिंग कूलिंग सिस्टम इज कोरोसिव बिकॉज इट इज सैचुरेटेड विद। ठीक है, तो आपका जो ओपन रिसर्कुलेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कैसी होती है, ज्यादा होती है। अगर हम ओपन सर्कुलेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कैसी रहेगी, ज्यादा रहेगी। ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, तो इस वजह से यहाँ पर कोरोसिव एक्शन जो होता है ये कैसा होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, कोरोसिव बेसिकली आप बोलते हो जंग लगने को। कोरोसिव एक्शन यहाँ पर कैसा रहेगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कैसी होती है, ज्यादा होती है। What will prevent excessive solid concentration from developing in tower water? तो अधिक मात्रा में जमाव ना हो, ठीक है, तो ऐसा आप कूलिंग टावर में किसकी हेल्प से करते हो, तो कॉन्टिन्यूस ब्लो डाउन की हेल्प से आप क्या करते हो, ज्यादा मात्रा में जमाव ना हो, ज्यादा मात्रा में जमाव न हो, ये किया जाता है कॉन्टिन्यूअस ब्लो डाउन की हेल्प से। ठीक है, इन क्लोज सिस्टम द ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इज, ये क्या रहती है, लोअर देन द एरिएटेड सिस्टम और ओपन सिस्टम। अगर क्लोज सिस्टम, ठीक है, यानी कि बंद सिस्टम में, बंद प्रणाली में, और ओपन सिस्टम खुली प्रणाली में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो क्लोज सिस्टम में हवा की मात्रा कैसी रहती है, कम रहती है, यानी कि ए पार्ट यहाँ पर सही रहने वाला है। ठीक है, ए पार्ट यहाँ पर बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। चलिए, फॉलिंग ऑफ हीट ट्रांसफर सरफेस। ठीक है, अगर हीट ट्रांसफर सरफेस पर फॉलिंग होती है तो इससे क्या करता है, जब फॉलिंग होती है यह भी किसकी तरह वर्क करती है, ये फॉलिंग जो होती है यह इंसुलेटर की तरह वर्क करती है। ठीक है, यह इंसुलेटर यानी कि कुचालक की तरह वर्क करती है। ठीक है, तो इंक्रीज इज इंसुलेटिंग इफेक्ट। ठीक है, ये क्या करती है, इंसुलेटर की तरह वर्क करती है, यानी कि कुचालक की तरह वर्क करती है, तो यह इंसुलेटिंग इफेक्ट को बढ़ा देती है। इफ स्केल फॉर्मेशन इज नॉट कंट्रोल इट विल रिड्यूस रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, बिल्कुल सही, ए पार्ट यहाँ पर सही रहने वाला। अगर स्केल फॉर्मेशन को हम कम नहीं करते हैं, अगर स्केल को कम नहीं किया जाता है, ये अशुद्धियां जो सरफेस पर इकट्ठी हो रही हैं इन्हें अगर हम कम नहीं करते हैं तो ये हीट ट्रांसफर को क्या कर देती हैं, हीट ट्रांसफर को कम कर देती है। ठीक है, तो ये सिंपल से क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो नोट्स आपको इसके मिल जाएंगे, एक बार आप पढ़ लेना, बाकी इस चैप्टर में ऐसा कुछ खास है नहीं। ठीक है, बहुत सिंपल सी थ्योरी है और आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए, तो इस चैप्टर में इतने ही रखते हैं और कल आपकी लास्ट क्लास रखेंगे वाटर कूलर में, इसमें आपको बता दूंगा मेन कुछ चीजें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके अलावा डिटेल में आपको मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स के जो रिकॉर्डेड क्लासेस है वो मिल जाएंगी, टैप्स एंड डाइज, ड्रिलिंग मशीन, रीमर और फोर्जिंग। ठीक है,
ये सारे टॉपिक आपको डिटेल्स में मिल जाएंगे। तो कल आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मेरी तरफ से। इसके बाद आपकी मेहनत बचती है, आपको चीजों को समझना है, ठीक है, कई बार देखना है, 2 से 3 बार देखना है, चीजों को पढ़ना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तब जाकर आपकी तरफ से सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में और आपका लास्ट टॉपिक उठाएंगे वाटर कूलर, ठीक है, और कल आपका सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, फिर मिलते हैं कल।